मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। अतीक अशरफ हत्याकांड ने कई सवालों को अपने पीछे छोड़ दिया है। सवाल यह है कि अशरफ का वो लिफाफा कहां है जिसका जिक्र अशरफ ने अपनी हत्या से पहले किया था। अशरफ ने कहा था कि मेरी हत्या के लिए साजिश हो रही है। साथ ही अशरफ ने कहा था कि मेरे हत्या के बाद एक लिफाफा निकलेगा और 3 लोगों के पास पहुंचेगा और वो 3 लोग सीएम योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और यूपी के डीजीपी के पास पहुंचेगा। लेकिन अशरफ हत्याकांड के बाद यह सवाल उठने लगे कि वो लिफाफा कहां है जिसका जिक्र अशरफ ने किया था। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के वकील का दावा, बंद लिफाफे से खुलेंगे कई राज। हत्याकांड की परतें खोलेगा ये बंद लिफाफा। क्या सामने आएंगे सफेद पोस्ट लोगों के नाम? माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की शनिवार यानी कि 15 अप्रैल को सरेआम हत्या कर दी गई। हत्या से कुछ दिन पहले अशरफ ने 3 बंद लिफाफों में चिट्ठियां लिखकर अपने विश्वस्त को सौंपी थी। इसमें उसने अंदेशा जताया था कि उन्हें जेल से निकालकर मार दिया जाएगा। इन चिट्ठियों में उस पुलिस अधिकारी का नाम होने की बात कही जा रही है जिसने दोनों भाइयों को मारने की साजिश रची थी। वो अधिकारी कौन है, ये रहस्य बना हुआ है। ये लिफाफे सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्री के नाम थे। ये बात तो सही है कि जब पिछली बार 28 मार्च को उनको प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा तो उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया जहाँ पे ऐसी बात उनसे कही गई थी। तो इस बात को उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा था जिससे मुझे भी जानकारी हुई थी। बाद में मैं जिला जेल बरेली गया था, उनसे मिला भी था। तो उनसे मैंने ये बातें पूछी। उन्होंने कहा एक अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं। तो मैंने उनसे अधिकारी का नाम भी पूछना चाहा तो उन्होंने नहीं बताया कि क्या आप मेरे अधिवक्ता हैं, आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है या मेरी हत्या होती है तो बात बंद लिफाफे चिट्ठी के माध्यम से सीजीआई सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बंद लिफाफे पहुँच जाएगी बाइक। अतीक अशरफ के वकील विजय मिश्रा ने बताया कि ये चिट्ठियां सभी को भेज दी गई हैं। अतीक और अशरफ को 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि अशरफ को अदालत ने बरी कर दिया था। प्रयागराज से वापस बरेली ले जाने के दौरान प्रिजन वैन में बैठे अशरफ ने मीडिया से कहा था कि उसे एक पुलिस अधिकारी ने धमकाया है कि 2 हफ्ते के भीतर जेल से दोबारा निकालकर तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। शाइस्ता परवीन जी संपर्क में नहीं है। उनसे संपर्क करने की काफ़ी कोशिश की गई है। जिस दिन असद की जो है सुपुर्द के खाक जनाजा होना था उस दिन भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो संपर्क में नहीं आ रही हैं। किसी से वो संपर्क में नहीं है, लापता है। हाँ, संपर्क में नहीं है तो अब कुछ भी कहना उचित नहीं है। अशरफ के जरिए लिखित चिट्ठियां भेजने की बात से सब सोच में पड़ गए हैं कि कौन है वो पुलिस अधिकारी जिसके बारे में अशरफ ने मीडिया से बात करते हुए हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। लोग कयास लगाते रहे कि एसटीएफ का सीनियर अफसर है या कोई और। लोग ये भी कह रहे हैं कि अतीक और अशरफ ने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की थी और ये बात सच साबित भी हो गई। ऐसे में अशरफ की बात में सच्चाई हो सकती है कि एक अधिकारी ने दोनों को मारने का प्लान बना रखा था। माफिया डॉन अतीक की पत्नी पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि पहले पहचान की दिक्कत, अब पहचान सामने आई तो पुलिस के गिरफ्त से काफी दूर है। दूसरी तरफ लेटर को लेकर चर्चाओं का विषय है। उस लेटर में क्या कुछ खास है, किसका नाम है, किस नेता का नाम है और वो अधिकारी कौन है जो अतीक को जिसने बताया था कि उसकी हत्या हो जाएगी। तमाम सस्पेंस बरकरार है, लेकिन वकील का कहना है कि अब तक परवीन से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। अब वो शाइस्ता परवीन कहां पर है, किसने संरक्षण दिया है, अभी भी सवालों के घेरे में है। अब देखना यह होगा कि वो बंद लिफाफा कहां है। पुलिस भी लिफाफे की खोज में है, लेकिन लिफाफा है कि मिलता ही नहीं। और अब देखना होगा कि लिफाफा मिलने पर कितने सफेद पोशों के नाम सामने आते हैं। जनता टीवी के लिए डेस्क से दर्शना राठौर, प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर के साथ
लखनऊ से अनूप सिंह की रिपोर्ट। तो सवाल है कि आखिर वो लिफाफा कहां है और उस लिफाफे में कौन से नाम लिखे हैं जिससे बड़ा खुलासा हो सकता है। और चलिए अब रुख करते हैं हमारी दूसरी स्टोरी का, हमारी इस खास पेशकश में, और आपको दिखाते हैं अतीक का वो चैट जो तेजी से इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें किसी मुस्लिम साहब का नाम तेजी से वायरल हो रहा है। अतीक अहमद का ये चैट लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की शय में काम कर रहे हैं इस तरह की बातें लिखी गई हैं और साफ तौर पर धमकी भरे अंदाज में अतीक अहमद धमकाता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इस चैट में चेतावनी भी दी गई है। और वहीं आज अतीक परिवार के वकील दयाशंकर मिश्रा के घर पर कुछ बमबाजों ने बमबाजी की है और बमबाजी के बाद दयाशंकर मिश्रा ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और कहा कि हिंदू संगठनों से मुझे खतरा है। अब हम उद्देश्य तो मैं केवल आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि मुझे पैरवी करने से हतोत्साहित करने के लिए ये कार्यवाही की गई है, ऐसी आशंका। पैरवी मैं कर रहा हूं श्री अतीक अहमद, श्री अशरफ और उनके परिवार की, जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है। मैंने ही उनकी तरफ से याचिका दाखिल किया था और वो आते हैं तो अग्रिम कार्यवाही भी मैं करूंगा, क्योंकि अभिवक्ता होने के नाते मेरा दायित्व है। किस तरह से आपको जानकारी मिली यहाँ बमबाजी? मेरे बेटे ने मुझको बताया, कोर्ट में मैं बहस कर रहा था करीब 2:30 बजे, कि उसकी बहन ने अर्थात मेरी बेटी ने फ़ोन किया कि यहाँ पर 3 ज़बरदस्त बमबाजी हुई है। मैंने आपको तो बताया हतोत्साहित। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि पुलिस ने तो ये एक बता दिया, उस लड़के से किसी एक लड़के से किसी दूसरे लड़के से पैसे का विवाद हुआ था, जो यहाँ से 200 कदम की दूरी पर गली के अंदर रहता है, तो वहाँ बमबाजी नहीं हुई, उसके घर के सामने बमबाजी नहीं हुई, गली के बाहर नहीं हुई, यहाँ सड़क पर जो हो रही है। तो ये तो अपने आप में सोचनीय विषय है ना। पंद्रह अप्रैल की रात जब यह हत्याकांड हुआ था तो सभी की आंखों के सामने हुआ था। ऑन कैमरा गोलीकांड की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और अब हम आपको अपने वीडियो जर्नलिस्ट से मिलवाते हैं जिन्होंने पूरे हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था। 15 तारीख को जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को इसी कॉलविन हॉस्पिटल में लाया जाता है। बता दें, जहां पर उससे एक दिन पहले भी अतीक और अशरफ को लाया गया था और यहां पर उसका मेडिकल कराया जा रहा था, क्योंकि रिमांड पर था और हर 24 घंटे पर उसका मेडिकल होना रहता था, जिसको लेकर यहां पर पुलिस की टीम आती थी और यहां मेडिकल होता था। 15 तारीख शनिवार की रात को जब हम 10 बजे के बुलेटिन में खबर चलाते हैं कि अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस कसारी मसारी के जंगलों में गई है और पिस्टल बरामद हुई है, जिसके बाद हम अतीक अहमद को उसके काफिले के साथ धूमनगंज थाने पे छोड़ते हैं। धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ अंदर जाते हैं। उसके बाद मैं अपने कैमरा पर्सन इमरान यूसुफी को कॉलविन हॉस्पिटल में कहता हूं कि तैनात रहना। अतीक अहमद को वापस धूमनगंज थाने पे मैंने छोड़ा है। अगर मूवमेंट होता है पुलिस का और अगर पुलिस अतीक को और अशरफ को लेकर कॉलविन हॉस्पिटल जाती है तो मुझे इन्फॉर्म करना। उसके बाद मैं अपने करेली आवास जाता हूं और अपने घर पर रहता हूं। अचानक मुझे सूचना मिलती है कि अतीक और अशरफ को धूमनगंज थाने लेकर जाया जा रहा है, जिसके बाद हम अपने कैमरा पर्सन को फ़ोन करते हैं और इमरान यूसुफी हमसे सिर्फ एक ही शब्द कह पाते हैं, सर मार डाला। उसके बाद मैं आनन फानन में करेली से निकलता हूं और यही मंडली चिकित्सालय पर पहुंचता हूं। और आज हमारे साथ जनता टीवी के कैमरा पर्सन इमरान यूसुफी हैं। हम उनसे पूछेंगे किस तरह का मंजर था, किस तरह की घटना थी। इमरान, हमने उस दिन आपको तैनात किया था यहाँ पर, किस तरह से वो घटना हुई थी और किस तरह से आपने हमें बताया था, क्या पूरा मामला था? हम जैसे कवरेज करते हैं उसी तरह एक नॉर्मल कवरेज था उस दिन भी।
ये था कि अतीक अहमद रूटीन उसके चेकअप के लिए आएंगे, मेडिकल के लिए। और मैं आता हूँ, आने के बाद कुछ देर हो जाती है, जिसके बाद आपने कहा था कि वो वहाँ से निकल चुके हैं। फिर हम सामने चाय वाय पी के अपना वापस आते हैं, तो हमको ये अतीक और अशरफ को किधर से लेके आया जाता है इस स्पॉट पर, और क्या पूरा मूवमेंट रहता है? अतीक और अशरफ को इस रोड से सीधे स्टेशन की तरफ से लेके जाते हैं नखास कोने, क्योंकि यहाँ मोड़ने में दिक्कत होती है, तो चौराहे से घुमा के गाड़ी आती है और उसके बाद इस स्पॉट पे अतीक और अशरफ को उतारा जाता है। उतारने के बाद उनको फिर इसी रास्ते से लेके पीछे की तरफ आते हैं, क्योंकि हम लोग कवरेज करते हैं तो हम लोगों का जो वो रहता है एक्शन, वो ये रहता है इस तरह से। और हम लोग भी चक्कर ये है कि हम लोग सिर्फ वही चीज़ देखते हैं जो हमारे फ्रेम में होना चाहिए, तो हम अपने उसका फ्रेम देख रहे होते हैं और करते करते ऐसे आते हैं थोड़ा सा भाई पीछे यहाँ तक। और यहाँ आने के बाद अतीक और अशरफ से हम मात्र 5 या 6 फीट या 10 फीट दूरी पे थे, और उसके बाद अचानक फायर होता है। फायर जैसे ही होता है तो हर आदमी को अपनी जान प्यारी है। मैं अपना तुरंत कैमरा नीचे करके और इस तरफ की तरफ भागता हूँ और लड़खड़ा के यहाँ पे गिर जाता हूँ। मैं इमरान यूसुफ से बात करता हूँ, फिर से बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये वही स्पॉट है जहाँ पर अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी। चूने अभी भी पड़े हुए हैं, यहाँ पर लहू लुहान होकर दोनों गिर जाते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। वहाँ पर एक व्यक्ति गिरा होता है और पुलिस उसको बाद में पकड़े होती है, जिसका वीडियो आया था सामने, जिसमें वो कहता है सरेंडर सरेंडर, जय श्री राम जय श्री राम, इस तरह से बोलता है। पुलिस उसको एक को वहाँ दबोचती है, एक को वहाँ दबोचती, इस तरह से ये वो जंग मंजर होता है। आपको बताएं, ये कॉल्विन हॉस्पिटल का अंदर आने का रास्ता है। यहाँ पर मोटे मोटे पाइप हैं। जब अतीक और अशरफ आते हैं तो हमने वीडियो में देखा है, अतीक अशरफ की नज़र नीचे होती है, वो संभल के यहाँ तक आते हैं। उसके बाद मीडिया उनसे यहाँ पर सवाल करती है कि आप असद में की मिट्टी में क्यों नहीं आए, तो अतीक का जवाब होता है नहीं ले गए तो नहीं गया। उसके बाद अशरफ से सवाल होता है, गुड्डू मुस्लिम जैसे ही अशरफ बोलता है, तड़ 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 गोलियों की चलने की आवाज़ होती है और यहीं पर उन्हें ढेर कर दिया जाता है। इमरान यूसुफी, जब आप वहाँ से गिरे थे तो उसके बाद क्या हुआ, क्या मंजर था यहाँ पे? उसके बाद हम गिरे और गिरने के बाद हमारा हाथ से मोबाइल छूट जाता है, और जब तक हम संभले उठाए, और हमारे साथ मीडिया कर्मी थे वो गिर गए वो भी, और एक ने हमारा हाथ पकड़ के उठाया। अब किसने उठाया ध्यान नहीं था उस टाइम, क्योंकि हम लोग इतनी हड़बड़ाहट में थे, मौत बहुत करीब से देख चुके थे, कुछ समझ में नहीं आया। और जब तक हम उठ के यहाँ आए तो पुलिस वालों ने 3 लोगों को पकड़ के वो बाहर की तरफ लेके जा रहे थे। तो आपने सुना कि किस तरह से वो उठ के आए हैं और देखा कि पुलिस 3 लोग को पकड़ कर लेके जा रही है। और जनता टीवी के कैमरा पर्सन इमरान यूसुफी ने आंखों देखी दर्दनाक यहाँ की घटना बयां की है, जो लोगों के रूह और दिल को दहला देने वाली है और प्रयागराज में सनसनी फैला देने वाली है। ऐसी घटना शायद ही किसी ने पहली बार लाइव मर्डर कैमरे पर देखा होगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए हम आपको मिलवाते हैं इस पूरी वारदात के दूसरे चश्मदीद से। उन्होंने किस तरह से क्या कुछ देखा और वो किस तरह से इस पूरे मंजर को बयां करते हैं। जहां पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अतीक और अशरफ को यहीं लाया गया था मेडिकल के लिए, जहां आप देख सकते हैं इसी पाइपों से नजर झुका के अशरफ और अतीक अपने आप को बचाते हुए अंदर लाते हैं और यहां पर उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मगर हम आपको एक दृश्य बैक करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इतनी जगह थी, जीप यहां से अंदर आराम से आ सकती थी, और जीप यहां से आते हुए आपको हम दिखा दें, यहां पर जीप खड़ी हो सकती थी, क्योंकि अक्सर देखा गया अमूमन जब भी किसी को मेडिकल के लिए यहां जाता है तो आप देख सकते हैं जैसे ये एम्बुलेंस अंदर आ रही है, इसी तरह से एम्बुलेंस अंदर आती है, गाड़ी आती है और यहाँ बैक करके गाड़ी इस तरह से लग जाती है और यहीं से उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा सकता है। मगर उस दिन अतीक अशरफ को बाहर उतारा गया और उसके बाद पैदल उन्हें यहाँ लाया गया, जहाँ पर उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। फिलहाल यहाँ पर एक और शख्स हैं जिन्होंने चश्मदीद थे, उन्होंने देखा है किस तरह से उस दिन ये घटना हुई थी, क्या पूरा मामला था, उस दिन की घटना बताएं। हाँ जी, दूसरे दिन जो गाड़ी आई है मैंने देखा उठ के, अतीक साहब आ रहे हैं और देखा 2 जीप, उसमें एक जीप में एकदम खाली थी, दूसरी जीप जो थी उसमें कम से कम 2 प्रशासन निकले, फिर अशरफ भाई निकले, फिर अतीक भाई निकले और फिर 5 प्रशासन उसमें से निकले, 7 प्रशासन निकले। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में देख रहा हूँ एकदम से सन्नाटा, कोई है न प्रशासन।
तो धीरे धीरे 3 पुलिस आई, फिर 3 पुलिस में 10 पुलिस हो गई। तो अंदर आने लगे तो माइक वाले जो हैं यहाँ पर पाइप के पास से वो वहाँ पर मुंह में लगा के कहेंगे भाई अतीक साहब कुछ बोलिए बोलिए। तो माइक वाला वहीं पे मतलब एकदम मुंह को ऊपर डाल दिया था। और एक आदमी जो बदमाश किस्म का आदमी था उसी गेट के पास खड़ा था, ये गेट के पास, और वो जैसे पाइप के पास आए वैसे ही वो ऐसे कमर में हाथ लगा के बोल रहे हैं आइए आइए आइए, हटिए हटिए। तो मैं वहाँ से खंबे के पास से चला हूँ, मुझे डाउट हो गया था कुछ कि ये कुछ होने वाला है। बस आगे बढ़ के जैसे उनके कमर के पास आया, आते मान उनकी सिर्फ शक्ल देखने लगे कि भाई देख लो अतीक साहब का शक्ल। और वैसे ही उसने कट्टा निकाल के मतलब बंदूक निकाल के उसके मत्थे पे पगड़ी हटाकर और उसने मारा। ये बताइए, जो गोली चलाने वाले थे उनके पास हाथ में कुछ कैमरा और माइक आईडी कुछ ऐसा था? नहीं है, कैमरा तो मैं एकदम नहीं देखा, मगर कैमरा वाले से मुंह में लगा रहे थे कुछ बोलो वाले लगा रहे थे, मगर गोली चला रहे थे उनके हाथ में कोई कैमरा या माइक ऐसा? माइक को नहीं देखा उनके पास। ये है कि वो हाँ कमर में ऐसे कह रहे थे आइए आइए, और यह हादसा देखा शरीफ अहमद। सुना आपने, शरीफ का क्या कहना है कि यहाँ पर उन्होंने देखा आते हुए सारी चीज और कमर पे हाथ लगा के आइए आइए कह रहे थे और साइड से पिस्टल से गोली मारी और 3 तरफ से गोलियां चली, जैसा कि शरीफ का कहना है कि तीनों तरफ से गोलियां चल रही थी यहाँ पे। हाँ मैं देखा हूँ, तीनों तरफ से चल रही है। लगभग 3 आदमी गोली चला रहे थे और प्रशासन उस टाइम भाग गई थी। तो सुना आपने कि प्रशासन भाग गई थी, 3 तरफ से गोलियां चल रही थी और आप देख सकते हैं जैसे एम्बुलेंस यहाँ पर लगी है। इसी तरह से हमेशा अक्सर लोगों को यहाँ इमरजेंसी पे उतारा जाता था, मगर उस दिन बाहर से उतार कर ही लाया गया उनको, जो भी मामला हो। साथ ही शरीफ का ये भी कहना है कि जो गोलियां चला रहे थे ना उनके हाथ में कोई माइक आईडी थी ना ही कैमरा था। अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये अपने आप में आने वाला वक्त बताएगा। जांच का विषय है, SIT गठित हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि चश्मदीद गवाहों का क्या कुछ कहना है, ये आपने जनता टीवी पे देखा है। सैयद मोहम्मद आमिर, जनता टीवी के लिए प्रयागराज। चश्मदीदों का, प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, क्या दावा है, वो आपने सुना। अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, लेकिन उसके आतंक की कहानियां अभी भी मौजूद हैं। ऐसी एक कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अतीक अहमद एक शख्स को धमकाता नजर आ रहा है। और देखिए चैट में क्या लिखा हुआ है। चैट में लिखा है, मुस्लिम साहब, पूरे इलाहाबाद में बहुतों ने हमसे फायदा उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे घर ने फायदा उठाया। आज तुम्हारे जैसे लोग हमारे खिलाफ FIR करा रहे हैं और पुलिस की शह में काम कर रहे हैं। मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, बहुत जल्द सारे हालात बदल रहे हैं। मैंने सब्र कर लिया है। मेरे कोई लड़का ना डॉक्टर बनेंगे ना वकील बनेंगे, और सिर्फ हिसाब होना है। आगे उन्होंने लिखा है, इंशाअल्लाह जहां तक आपका घर है कोई जान से मारने लायक नहीं है, लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं आपसे, अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम का ससुर, ये 3 लोग पेट भर मार खाएंगे। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज किया तो नहीं, बेहतर यह कि हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है उसकी हमें इलेक्शन में जरूरत है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं, आपके घर ने अपनी किस्मत और अपनी अक्ल से कमाया है, लेकिन हमारे जो पैसे हैं उसको तुरंत दे दें तो वो इस वक्त बुरे हमारे बहुत काम आएगा और शायद आपके तरफ से ध्यान हट जाए। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। आगे अतीक अहमद लिखता है, एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं, बेहतर है हमसे आकर मिल लो। अतीक अहमद, साबरमती जेल, अहमदाबाद। तो अंदाजा लगाइए किस तरह से अतीक अहमद का ये जो चैट है अब लगातार वायरल हो रहा है। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए इस पूरी घटना को लेकर। सैयद, जिस तरह से हमने वो तमाम रिपोर्ट्स देखी, आपका भी वो हमने वर्जन जाना किस तरह से उस रात जो कुछ हुआ, प्रत्यक्षदर्शियों के दावे भी सुने, और साफ तौर पर लोगों का एक जो बड़ा और गंभीर सवाल लगातार जो उठाया जा रहा है कि आखिरकार अतीक अहमद और अशरफ को उस दिन अस्पताल के बाहर से ही पैदल चलाकर क्यों लाया गया। कहीं ना कहीं इस सवाल को लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मामले में हरकत भी होती नजर आ रही है। कमेटी जरूर गठित कर दी गई, जांच पड़ताल शुरू हो गई है। अभी ताजा अपडेट्स क्या कहते हैं इस पूरी घटना को लेकर?
जी, बता दें आपको कि जिस तरह से आपने सवाल किया कि अतीक अहमद को बाहर क्यों उतारा गया। अमूमन ये देखा गया है कि जब भी किसी को मेडिकल कराने के लिए कॉलवेल लाया जाता है तो जीप उनको अंदर कॉलवेल परिसर में लाती है और जो स्लाइड रैंप है, रैंप के पास से ही उनको ले जाया जाता है। जी। जहाँ फ्राइडे के दिन भी अतीक अहमद और अशरफ को लाया गया था और अशरफ और अतीक को वहीं से उतारा गया था और मीडिया से बात तक करने नहीं दिया था। उस दिन अतीक अशरफ मीडिया से बात नहीं कर पाए थे फ्राइडे को, और फिर सैटरडे को भी सेम चीज होती है। जैसे सैटरडे को हम जाते हैं कसार मसारी के जंगलों में, जहाँ पिस्टल बरामद की बात होती है। ये भी चर्चा थी कि असद को ना, असद की खबर पे बहुत सारी अतीक अहमद को हम लोग वापस धूमनगंज थाने छोड़ते हैं और हम अपने घर आ जाते हैं। जिसके बाद हमारे कैमरामैन इमरान यूसुफी को मैं फोन करता हूँ तो इमरान यूसुफी बताते भाई मार दिया। लगता है आमिर की आवाज नहीं पहुंच पा रही, कनेक्शन दोबारा प्रयास करेंगे जोड़ने का। लेकिन क्या कुछ घटना रही है और किस तरह से एक के बाद एक नए नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। एक खुलासा है लिफाफे को लेकर, लिफाफे में आखिर किसका नाम है, किसने पूरी साजिश रची है। चूंकि हत्या से पहले ही इस तरह से कहना था तमाम लोगों का इस पूरे मामले में जो जुड़े हुए हैं, खुद अतीक, अशरफ, शाइस्ता परवीन ने भी आशंका इस तरह की जाहिर की थी। आमिर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। आमिर, एक और सवाल है इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह से अतीक का चैट वायरल हो रहा है, हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, इसमें एक मुस्लिम साहब का जिक्र अतीक अहमद की ओर से किया जा रहा है, या फिर जिसने भी ये मैसेज लिखा है उसकी ओर से किया जा रहा है। कौन है ये मुस्लिम साहब जिसको लेकर पैसों को वापस देने की मांग यहां पर हो रही है, और एक धमकी भरे लहजे में कहीं ना कहीं लिखा गया है पूरा का पूरा संदेश? देखिए, दो मुस्लिम है, एक मुस्लिम जो अतीक के साथ प्रॉपर्टी डीलर है और दूसरा मुस्लिम जो कि गुड्डू मुस्लिम का नाम है, जिसने उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी की थी, जो कि अभी तक फरार है। ये दोनों में से किसी एक है। जब अशरफ उस परिसर में आते हैं और वो कहते हैं कि समझिए गुड्डू मुस्लिम का जो मामला है, बस इतना कहना होता है, वो गोलियां चलने लगती हैं। पहली गोली अतीक अहमद की कनपट्टी पे लगती है, अतीक गिरते हैं क्योंकि दोनों को हथकड़ी बंधी होती है, जिसके कारण अशरफ भी उधर झुक जाते हैं, जैसा कि वीडियो में देखा गया जी। फिर अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। मगर सबसे बड़ी बात एक ये भी थी कि अतीक के जो अशरफ के वकील थे विजय मिश्रा ने, उनका कहना था कि अतीक सजा याफ्ता से समझ में आता है, मगर अशरफ ट्रायल में थे, अभी सिर्फ उन पर FIR हुई थी, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, तो विधि विरुद्ध अशरफ को हथकड़ी लगाया गया। तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की भूमिका पर, लगातार भूमिका पर पुलिस के सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने ऐसा क्यों किया उस दिन, यानी सिक्योरिटी में कम लोग क्यों थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अतीक अहमद की कड़ी सुरक्षा हो, सरकार का सख्त आदेश था, CM योगी ने सख्त निर्देश दिए थे, उसके बावजूद पुलिस ने इस तरह की लापरवाही बरती, क्यों बरती, क्या वजह थी इसके पीछे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से अपराधी गोलियां बरसाते हैं, गोलियां बरसाने के बाद वहां पे हमारे कई मीडिया पर्सन थे, किसी के साथ भी कुछ घटना हो सकती, दुर्घटना हो सकती थी, उसका जिम्मेदार कौन होता? यहाँ तो मीडिया की भी सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। बिल्कुल सही। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिन लगातार गुजर रहे हैं, इस पूरे मामले में और खुलासे हो रहे हैं, पुलिस की ओर से और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, सबकी उस पर निगाहें अभी टिकी हुई हैं। लेकिन कुल मिलाकर विरोधी दल लगातार इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ प्रदेश की पुलिस पर बल्कि प्रदेश की सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े करे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। कही जा रही है जिसने दोनों भाइयों को मारने की और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं दूसरी खबरों का। केंद्र और यूपी सरकार मिलकर यूपी में 1000 करोड़ की लागत से टेक्सटाइल पार्क का निर्माण करेगी। इसको लेकर आज लोक भवन में कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्र और यूपी सरकार के मध्य AMU साइन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, CM योगी आदित्यनाथ और खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। उत्तर प्रदेश भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के इस MOU कार्यक्रम को संपन्न एक प्रकार से उत्तर प्रदेश को वस्त्र उद्योग के एक नए हब के रूप में स्थापित करने के, उत्तर प्रदेश के पुरातन गौरव को वापस देने की शुरुआत की है। इस नए युग की शुरुआत के अवसर पर भी मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
मित्रों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, स्वाभाविक रूप से रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला कोई क्षेत्र है तो वह वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है और ये हम अभी भी जहां तहां बिखरे हुए उन उद्योगों को देख सकते हैं। यहां का हैंडलूम, यहां का पावरलूम, यहां पर वाराणसी और आजमगढ़ की सिल्क की साड़ियां। और चलिए अब एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को बदमाशों ने जमकर पीटा। बकाया बिल को लेकर कनेक्शन काटने के बाद हुई घटना। अलीगढ़ में दूध बेचने वाली महिला को कूड़े के ढेर में मिला नवजात। महिला ने नवजात को नाम पहचान देकर बनाया आधी संपत्ति का मालिक। बच्चे को देखने के लिए महिला के घर उमड़ी भीड़। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पहुंचे एसडीएम कार्यालय। कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में शुगर से ग्रसित युवती का पैसों के अभाव में नहीं हुआ उपचार। डीएम से मदद मांगने पर डीएम ने सीएमओ को बुलाकर दिए उपचार के निर्देश। जालौन में भीषण आग ने मचाया तांडव। बीच सड़क ट्रकों में आग लगने से हड़कंप। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया गया। बाराबंकी में आग लगने की बढ़ रही घटनाएं। बदोसराय कस्बे में अज्ञात कारणों के चलते छप्पर में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी आग लगने की सूचना। बदायूं पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान युवक से बरामद किया लगभग 2.5 लाख का कैश। पकड़े गए रुपए का युवक अभी तक नहीं दे पाया कोई सबूत। फर्रुखाबाद में साइबर ठगी का शिकार हुआ यातायात पुलिस का सिपाही। साइबर ठगों ने सिपाही का खाता हैक कर 50,000 रुपए उड़ाए। पीड़ित सिपाही ने पुलिस अधीक्षक को की मामले की शिकायत। रायबरेली के थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में आग का तांडव। खेत में तैयार खड़ी कई बीघा फसल जलकर हुई राख। सूचना मिलने पर पहुंची फायर कर्मियों की टीम। अमेठी में युवक का शव मिलने से हड़कंप। संदिग्ध परिस्थितियों में गांव किनारे बाग में मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।